Hello dear students, welcome to mechanics lecture number 20, and this lecture we will talk about friction and inclines. I'm Dr. Parvez Ahmad. So आइए आज की लेक्चर की तरफ चलते हैं. पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में कि व्हाट इज फ्रैक्शंस या फ्रैक्शन क्या है और ये कैसे रिएक्ट करती है. फ्रैक्शन इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन टू सॉलिड सरफेस स्लाइड अलोंग ईच अदर. सो फ्रिक्शन हमेशा दो बॉडीज के दरमियान मौजूद होती है. जब वो क्या करती है, जब वो एक दूसरे के ऊपर मतलब या एक दूसरे के साथ वो क्या करती है, स्लाइड करती है. सो दिस वाई वी आर सेइंग दैट कि लेट्स सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो मतलब बॉडीज है, दो सरफेसेस है, एक को दूसरे के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं. जब भी हम इस तरह की कोई वो करते हैं तो जो दो सरफेसेस है, मतलब ये पहली सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है, तो इसको जब भी हम मतलब एक को दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, so there will we have a resistive force which will try to stop the motions of the first body, that is the one that we want to slide. तो इस तरह की फोर्स जब एग्जिस्ट करती है, जब पैदा होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. So we must account for it to be realistic and be remember कि it exists between any two sliding surfaces. कि ये हमेशा क्या होती है, ये हमेशा ये जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शंस होती है ये दो स्लाइडिंग सरफेसेस के बीच होती है. मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं जिस तरह की मोटर वाली सिचुएशंस है, इलेक्ट्रिक मोटर्स आप लोगों ने देखे हैं कि ये वो रबड़ है, मतलब जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वो मोटर्स को चलाते हैं. तो यहाँ पर एक सेंस में ये जो वायर है ये भी इधर इस सरफेस के ऊपर स्लाइड ही करती है. यहाँ पर हमें जस्ट देखना है कि मतलब वो जो दो सरफेसेस है वो कहाँ पर कांटेक्ट में है. तो जब भी दो सरफेसेस कहीं पर भी कांटेक्ट में है तो उनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है ये एग्जिस्ट करेगी. और जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है इसके हमारे पास क्या है, इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं. वो कौन कौन से हैं, एक को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रैक्शंस. स्टैटिक फ्रैक्शंस हमारे पास वो है कि जिस कंडीशन में हमारे पास कोई मोशंस ना हो. मतलब स्टैटिक फ्रैक्शन से मुराद वो लेते हैं कि वो ऐसी फ्रैक्शन जो उसी कंडीशन में हो जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन ना हो. और दूसरी को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रैक्शंस, मतलब जब बॉडी मूव कर रहा हो और उस दौरान वो फ्रैक्शन एग्जिस्ट करता हो. So the size of the friction force depend on the microscopic details of the sliding surfaces. These details aren't fully understood and depend on the materials they are made of. The surface is smooth. I mean ये question के आया surface smooth है कि नहीं है, are they wet or dry कि वो गीले है कि नहीं है. मतलब जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो हमेशा ये जहन में याद रखें कि फ्रैक्शंस डिफेंड करती है जो फोर्सेस है, मतलब जो फ्रैक्शन फोर्स है वो हमेशा डिफेंड करती है जो सरफेस होती है इसको माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स पे कि आया वो रब है या वो स्मूथ है. मतलब उन सरफेसेस की जो मतलब है स्ट्रक्चर्स है, जो स्मॉलर स्केल पे उनकी स्ट्रक्चर्स है उस पे वो डिपेंड करती है. और मतलब इनकी जो फुल डिटेल्स है मतलब वो हमारे पास मतलब ज़्यादातर वो जाहिर नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो डिपेंड करती है कि मटेरियल किस मटेरियल से बना हुआ है और आया ये जो सरफेसेस है आया ये स्मूथ है, हमवार है या रफ है, मतलब खुरदरी है, या ये ड्राई है, या ये बिल्कुल गीला है, एंड सो ऑन. मतलब इस तरह बहुत सारी रीजंस है. अच्छा, फिर हमने कहा था कि हमारे पास दो टाइप के फ्रैक्शन है. अब पहले हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रैक्शन की. काइनेटिक फ्रैक्शन हमने बात की थी कि ये फ्रैक्शन की वो टाइप है कि जिसमें बॉडी क्या करती है, जिसमें बॉडी मूव करती है. मिसाल के तौर पर यहाँ पर यू कैन सी इट कि वी हैव अ ब्लॉक दैट इज लाइंग ऑन ए पर्टिकुलर सरफेस. तो ब्लॉक अपनी वेट की वजह से एक फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई कर रही है और एक फोर्स ये सरफेस जो है उस पर अपवर्ड अप्लाई कर रही है, दैट वी कॉल द नॉर्मल फोर्स.
अच्छा, अब हम इस पे क्या करें, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टू स्लाइड इट अक्रॉस द सरफेस। अब जब हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अराइज होती है, और ये अराइज होती है उस कंडीशन में जब हम बॉडी को मूव कर रहे हैं। तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं व्हाट, इसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रैक्शन। And about the kinetic fractions, we are saying that kinetic fraction is the same as sliding fractions. कि ये बिल्कुल सेम है जिस तरह के sliding fractions है. So experiment determine the relations used to calculate the fraction force. ठीक है, experiment determine the relations used to calculate the fraction force. मतलब experiment से हम क्या करते हैं कि ये जो फ्रैक्शंस फोर्स है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चलता है कि जो फ्रैक्शन फोर्स है उसको मतलब कैसे कैलकुलेट किया जा सके। सो द काइनेटिक फोर्स जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से विद सबस्क्रिप्ट स्मॉल एफ आर बेसिकली फॉर द फ्रैक्शंस, and we are saying that the kinetic fractional force is proportional to the magnitude of the normal force between the two sliding surfaces. मतलब यहाँ पर देखें हम कहते हैं कि ये दो सरफेस है, एक ये ब्लॉक है, दूसरी ये मेज है या ये ग्राउंड है जिस पे ये बॉडी पड़ा है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि एक तो ये फोर्स अप्लाई कर रही है अपनी वेट की वजह से जो कि डायरेक्टेड है डाउनवर्ड, और एक ये जो नीचे वाली सरफेस है ये इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करती है जिसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल फोर्स है। अब जब हम काइनेटिक फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि काइनेटिक फ्रैक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू स्लाइडिंग सरफेसेस। के मतलब ये जो दो स्लाइडिंग सरफेसेस है इनके दरमियान जो नॉर्मल फोर्स है, सो ये जो फ्रैक्शन फोर्स अराइज होती है ये प्रोपोर्शन होती है नॉर्मल फोर्स के। मतलब इसका क्या है कि नॉर्मल फोर्स जितना ज़्यादा होगा फ्रैक्शनल जो काइनेटिक फ्रैक्शन है वो इतना ही ज़्यादा होगा। अगर फ्रैक्शनल फोर्स मतलब अगर ये नॉर्मल फोर्स कम है तो ये जो काइनेटिक फ्रैक्शन है वो भी कम होगा। और जो डायरेक्शंस है द डायरेक्शन ऑफ द काइनेटिक फ्रैक्शंस एंड द नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, that is fraction force perpendicular to the normal force, and that you can easily realize here from this particular figure। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल है the angle between these two forces that is 90 degree। So that's why we are saying that the fractional force is perpendicular uh, to the normal force, or you can say that the kinetic fractional force is perpendicular to the normal force। और इस रिलेशन को मतलब जो रिलेशन है मैथमेटिकल रिलेशन है टू फाइंड आउट द काइनेटिक फ्रैक्शंस इज इक्वल टू म्यू नॉट के टाइम नॉर्मल फोर्स। मतलब ये इसकी मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पर ये एफ विद सबस्क्रिप्ट एन ये तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है। व्हाट इज दिस म्यू विद सबस्क्रिप्ट के, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट या कोएफिशिएंट्स ऑफ द काइनेटिक फ्रैक्शंस। मतलब ये म्यू के जो है ये है कोएफिशिएंट्स ऑफ द काइनेटिक फ्रैक्शंस। एंड बी रिमेंबर कि ये जो म्यू है ये डिपेंड करती है सरफेसेस पे और उनके कंडीशंस पे, और ये हमारे पास क्या है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है और इसकी जो वैल्यू होती है वो एक से कमतर है, मतलब स्मॉलर देन वन। के म्यू हमारे पास क्या है, म्यू डिपेंड कर सरफेस पे और इसके कंडीशंस पे, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू एक से कम है। इट इज़ डिफरेंट फॉर ईच पेयर ऑफ स्लाइडिंग सरफेसेस। और यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी होगी कि ये जो म्यू की जो वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सरफेसेस के कंडीशंस पे, और ये मुख्तलिफ सरफेसेस के लिए मुख्तलिफ होती है। मतलब डिपेंड करती है फेयर ऑफ सरफेसेस पे। अगर फेयर ऑफ सरफेसेस वो वेरी करती है तो म्यू की जो वैल्यू है वो भी वेरी करेगी। दूसरी टाइप हमारे पास है स्टैटिक फ्रैक्शंस। सो व्हाट इज स्टैटिक फ्रैक्शंस, जिस तरह हमने बात की कि फ्रैक्शन फोर्स एफ आर एग्जिस्ट, मतलब जो काइनेटिक फ्रैक्शन है दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, सो इवन इफ देयर इज नो मोशंस। ठीक है, कि मतलब a fraction force
दैट इज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काइनेटिक फ्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेसेस इवन इफ देयर इज नो मोशंस के फ्रैक्शंस दो सरफेसेस के बीच मौजूद होती है इवन अगर हम क्या करें, अगर हम फोर्स अप्लाई ना भी करें या अगर वहाँ पर मोशंस ना भी हो तब भी उस कंडीशन में भी मतलब क्या है, उस कंडीशन में भी फ्रैक्शंस होती है. So applies when two surfaces are at rest with respect to each other. So the static friction force is as big as it need to be to prevent sliding up to a maximum value. तो जब हम बात करें कि जब दोनों बॉडी रेस्ट में हो और हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ देर के लिए वो बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करती. मतलब आप लोग फोर्स अप्लाई करते रहते हैं लेकिन साथ साथ आप महसूस करते हैं कि किसी चीज़ की इसके साथ ये जो बॉडी है ये चिपक गई है, ये मूव नहीं कर रही. तो इसी कंडीशन में जब रेस्ट की हालत में बॉडी हो और वो बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर रही, कोई चीज़ उसकी मोशन को रोक रही होती है, तो इसी फ्रैक्शन को, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्टैटिक फ्रैक्शन है और ये स्टैटिक फ्रैक्शन बॉडी को मूव करने से रोकती है. और इसकी जो वैल्यू है ये इतनी ही बड़ी होती है कि मतलब बॉडी को स्लिपिंग से रोकती है, चाहे आप कितनी ही बड़ी फोर्स क्यों ना अप्लाई करें, इसकी कोई ना कोई खास वैल्यू ज़रूर होती है. सो यूजुअली इट इज़ इजियर टू कीप एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग देन इट इज़ टू गेट इट स्टार्टेड. ठीक है, मतलब बॉडी को स्लाइड करना इजी होता है बजाय इसके कि आप उसको जब स्टार्ट करते हो मतलब जब उसकी स्लाइडिंग आप स्टार्ट करते हो तो स्लाइडिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक दफ़ा उसको स्लाइड करने लगते हो तो फिर उसको खींचना, उसको स्लाइड करना बहुत ही आसान होता है. सो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि वी हैव एन अप्लाइड फोर्स. ठीक है, वही एग्जांपल है कि यहाँ पर देखें कि एक बॉडी पड़ा है दूसरे एक सरफेसिस पे. यहाँ पर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. ए का मतलब है अप्लाइड फोर्स. तो इस कंडीशन में आप लोगों ने देखा होगा कि व्हेन वी अप्लाई द फोर्स एंड वी सी दैट देयर इज नो एक्सेलरेशंस, वी इंक्रीज द फोर्स such that with the summation of forces is equal to ma, that is equal to 0. So what it mean that कि velocity is also 0. velocity 0 है तो no change in velocity. So no change in velocities mean that no acceleration mean no force. So what it mean? It mean that there must be a fraction force, that is the static fractions, the kinetic fraction to oppose the applied force. ठीक है, अब ये जो applied force है माइनस द फ्रैक्शन फोर्स जो है at equal to 0 or the fraction force equal to the applied force. अच्छा, so experiment found that the maximum static fractions, I mean FR. अच्छा, एक बात याद रखें, यहाँ पर थोड़ा सा हमसे हुआ है कि यहाँ पर ये फ्रैक्शन फोर्स से मुराद हम नहीं ले रहे. यहाँ पर इससे मुराद FR से मतलब फ्रैक्शन फोर्स है. मतलब हम काइनेटिक फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्रैक्शन के बारे में. हम कहते हैं कि फ्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है दो सरफेसेस के बीच इवन अगर बॉडी मोशन में ना भी हो तो, और ये अप्लाई करती है सरफेस के कंडीशन के दो जो सरफेसेस है वो रेस्ट में हो एक दूसरे के एतबार से, और हम उसको क्या करना चाहते हो, हम उसको मोशन में लाना चाहते हो, तो वो जो अप्लाइड फोर्स हमें जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसको क्या होती है, बॉडी उसके खिलाफ रिजेस्ट करती है. तो चूंकि बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में बॉडी रिजेस्ट करती है मोशन को, अप्लाइड फोर्स को, तो इसी वजह से इस फ्रैक्शन को हम स्टैटिक फ्रैक्शन कहते हैं. सो अब एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात पता चली है कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक फ्रैक्शन फोर्स है, वो क्या है, इज प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस. मतलब जिस तरह हमने काइनेटिक फ्रैक्शन के बारे में बात की, इसी तरह हमारे पास ये स्टैटिक फ्रैक्शन भी है. ये दोनों सरफेसेस के बीच जो नॉर्मल फोर्स है इसकी प्रोपोर्शनल्स है. मतलब क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ FR एंड M आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब बिल्कुल वही केस है जो हमारे पास काइनेटिक फ्रैक्शन के लिए था
कि जो स्टैटिक फ्रैक्शन है, ये स्टैटिक फ्रैक्शनल फोर्स है वो परपेंडिकुलर है नॉर्मल फोर्स के, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू विद सबस्क्रिप्ट एस एंड द नॉर्मल फोर्स, ये इनकी मैग्नीट्यूड है। नाउ व्हाट इज म्यू एस? म्यू एस इज बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन। पहले कंडीशन में वो जब काइनेटिक फ्रैक्शन था तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन, और यहाँ पर ये स्टैटिक फ्रैक्शन है तो म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शंस। एंड जस्ट लाइक दैट डिपेंड ऑन द सरफेस एंड देयर कंडीशंस, बिल्कुल उसी तरह ये भी सरफेसेस मतलब सरफेसेस के नेचर पे और उनकी कंडीशंस पे ये डिपेंड करती है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू नॉर्मली 1 से कम है। और बी रिमेंबर, मतलब यहाँ पर हमने एक बात याद रखनी है कि म्यू एस आर द वैल्यू ऑफ द static fraction, the coefficient of static fraction is always greater than the coefficients of kinetic fraction. So in this perspective we should state that static friction force, मतलब static friction force के लिए हमारे पास जो relation बनती है, अब हम कहते हैं कि जो coefficients of the static friction है वो ज़्यादा है, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन से, तो इसी तनाजुर में हम कहते हैं कि जो फ्रैक्शन फोर्स है, जो फ्रैक्शन फोर्स है दैट इज इक्वल और ग्रेटर देन म्यू एस एफ एन। सो व्हाट इट मीन? इट मीन दैट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ये क्या है, फ्रैक्शन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो बराबर है या ग्रेटर है, या मतलब ये कि यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब जो स्टैटिक फ्रैक्शंस है उसकी वैल्यू या तो बराबर है या सॉरी जो काइनेटिक फ्रैक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो तो बराबर है या स्मॉलर है मतलब स्टैटिक फ्रैक्शन के। मतलब ये जो हमारे पास नोटेशंस है, ये जो इक्वेशन है दैट बेसिकली होल्ड फॉर व्हाट दिस बेसिकली होल्ड फॉर द स्टैटिक फ्रैक्शन। तो स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर आर इक्वल दैन दैट फॉर द काइनेटिक फ्रैक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शंस है, डिफरेंट मटेरियल्स है, आपको पता है हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल है, तो इस टेबल में हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शंस को मुख्तलिफ सरफेसेस के लिए यहाँ पर मतलब दिया है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स है, जबकि ये दरमियान में ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शंस है इन मटेरियल के लिए कि जब वो बॉडीज रेस्ट में हो तो इनकी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन है उसकी क्या वैल्यू होगी, और अगर वो बॉडी मोशंस में है, वो सरफेसेस मोशन में है, तो उनकी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखें ये हमारे पास मुख्तलिफ मटेरियल्स है, वुड ऑन वुड के लकड़ी लकड़ी के ऊपर हो तो स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू ये है, काइनेटिक फ्रैक्शन की वैल्यू ये है। आइस एंड आइस, आइस ऑन आइस, ठीक है, बर्फ बर्फ के ऊपर हो तो मतलब ये वैल्यूज है, मेटल ऑन मेटल, स्टील ऑन स्टील, तो ये देखें ये मुख्तलिफ वैल्यूज है, मतलब मुख्तलिफ मटीरियल मटीरियल के ऊपर हम उसको अगर स्लाइड कर रहे हो तो ये हमारे पास स्टैटिक फ्रैक्शन और काइनेटिक फ्रैक्शन की ये वैल्यू है। और जिस तरह हमने पहले बात की थी कि या यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि द वैल्यू of the coefficient of static fraction is greater than the kinetic fraction. So what it mean? It's mean that के जो काइनेटिक जो स्टैटिक फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रैक्शन से वो ज़्यादा होगी। अच्छा, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल यही है जिस तरह मतलब हम जो आर्म फोर्सेस है उनको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम इनको जाहिर कैसे करेंगे? सो यहाँ पर इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमने फ्रैक्शनल फोर्स को जो फ्रैक्शन फोर्स है उसको प्लॉट किया है एज अ फंक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पर देखें कि हम बॉडी पे क्या कर रहे हैं, बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, सो जो फ्रैक्शन एराइज होती है उस फ्रैक्शन को हमने प्लॉट किया है वर्सेस द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर देखें कि शुरू में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं सो वी हैव व्हाट, we have the fractional force, but we remember this fraction force is to the maximum, it is the static fractions। यहाँ पर देखें एक खास वैल्यू तक almost 39
न्यूटन तक यहाँ पर देखें कि हमारे पास स्टैटिक फ्रैक्शंस ही होती है। मतलब इस ग्राफ में क्लियरली आपको मतलब ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर बिल्कुल मतलब इसी स्टेज तक जब अप्लाइड फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, सो हेयर टू दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट वी हैव नो मोशन। नो मोशन का मतलब है कि हेयर वी हैव स्टैटिक फ्रैक्शन। लेकिन जब हम यहाँ से एक्सीड करते हैं और बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव करने लगती है, सो देन मोशन के साथ ही मतलब जब बॉडी स्लाइड करती है, so along with the sliding we have the kinetic fraction। तो स्लाइडिंग के साथ ही उसमें काइनेटिक फ्रैक्शंस वो प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर so you know now the definition of kinetic fractions and the static fractions। So on that kinetic fraction and the static fractions you have to solve some problem, and for the problem first of all you have to look on some example inside your books। बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है, उनको देख के आपने क्या करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। पहले इन एग्जाम्पल को समझना है, फिर बाद में आपने क्या करना है, उन्हीं एग्जाम्पल्स की तरह आपने प्रॉब्लम्स को भी अटैम्प्ट करना है। अब यहाँ पर देखें कि बार बार एक तरह के एग्जाम्पल को हम डील करते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसकी वेट 10 kg है और रेस्ट करती है एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शंस की जो वैल्यू हो है 0.4 और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो है 0.3, एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द फ्रैक्शन फोर्स ऑन द बॉक्स for horizontal external applied force of magnitude। ठीक है, horizontal applied force of magnitude ये हमारे पास applied force की वैल्यू है। applied की वैल्यू क्या है, फर्स्ट केस में 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 38 है और एट द एंड 40 न्यूटन है। मतलब ये मुख्तलिफ केसेस में अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है और आपको कहा जाता है कि बॉडी क्या है, रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, कि बॉडी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रेस्ट में है और आपको कोफिशिएंट दी गई है, तो आपको कहा जाता है कि आप स्टैटिक और काइनेटिक फ्रैक्शंस मतलब जो है बॉक्स पे जो वो है फ्रैक्शन फोर्स ऑन द बॉक्स फॉर ए हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड डैश डैश डैश, कि आपने क्या करनी है, फ्रैक्शन फोर्स को फाइंड आउट करना है। मतलब ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू दी गई है, सो बाय यूटिलाइजिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। फिर एक कंसेप्चुअल एग्जांपल है कि यहाँ पर देखते हैं कि एक बॉडी को, एक बंदे ने एक ब्लॉक को होल्ड किया हुआ है एक दीवार के साथ। ठीक है, मतलब अगर ये मूव करे तो यहाँ पर फ्रैक्शनल फोर्स राइज करती है। अब यहाँ पर देखें कि इसकी जो वेट है दैट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, द नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस इट इज मींस इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स द पर्सन हु इज ट्राइंग टू होल्ड द ब्लॉक अलोंग द वॉल। सो ये हमारे पास एग्जांपल है कि you can hold a box against the rough wall and prevent it from slipping down by pressing hard horizontally। So how does the application of horizontal force keep an object from moving vertically? So that means यहाँ पर आपने थोड़ा सा रीजनिंग को जस्टिफाई करना है कि जब हम इसको होल्ड करके रखते हैं तो हाउ डज द एप्लीकेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये देखिए यहाँ पर इस पे हम यहाँ पर हम इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है मतलब ये कैसे बॉडी को वर्टिकली मूव करने से रोकती है। तो उस पे आप लोगों ने थोड़ा सा इसको अपने अल्फाज में या जो अगर मैथमेटिक्स जो कोर्स आपने पढ़ा है उसके तनाजुर में आपको अगर कोई कैलकुलेशन है पता है तो वो आपने ड्रा करनी है अपने अंदाजे के मुताबिक और आपने रीज़न देनी है कि ये वाली जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये कैसे बॉडी की जो वर्टिकल मोशंस है मतलब अप है या डाउन है दीवार के साथ, ये कैसे उसको मतलब रोकती है। फिर फुलिंग अगेंस्ट द फ्रैक्शंस, अगेन एक एग्जांपल है कि मतलब एक बॉडीज को आप फुल कर रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और फोर्स जो है फुलिंग फोर्स है वो 40 न्यूटन है, जो फुलिंग जो एंगल है वो 30 डिग्री है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप उसको फुल कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन इज गिवन 0.3। सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशंस। अब यहाँ पर देखें कि फ्रैक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रैक्शंस की वैल्यू दी गई है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है
कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन किस कंडीशन में होती है, कि मतलब है जब बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि ये जो अप्लाइड फोर्स है मतलब और जो काइनेटिक फोर्स है उनके बीच एक खास रिलेशन होगी। उसी रिलेशन से आप कह सकते हैं कि आया मतलब जो फोर्सेस इक्वल है या एक स्मॉलर दूसरा ग्रेटर है, तो उसी में से आप क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं एंड यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। मास इज ऑलरेडी गिवन, सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सो इंक्लाइन प्लेन्स, हाँ प्रॉब्लम इंक्लाइन प्लेन्स आपको पता है जिसको हम सतह माइल भी कहते हैं, कि इससे आप हैवी ऑब्जेक्ट्स मतलब है किसी ट्रक में डालते हो या किसी दूसरे जहाज में डालते हो, तो नॉर्मली आपको एक प्लेन सरफेस की ज़रूरत होती है, कि मतलब ये हमारे पास क्या एक प्लेन सरफेस होती है दैट इज़ बीन इंक्लाइंड और दैट इज़ बीन होल्ड अप विद अ पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, मतलब प्लेन सरफेस का या इंक्लाइन प्लेन सरफेस का आपको पता है कि बड़े और हैवी ऑब्जेक्ट हम ट्रक के अंदर या जहाज के अंदर जब डालते हैं तो इस तरह के एक सर्विस वो यूटिलाइज होती है। सो यहाँ पर यू हैव टू यूटिलाइज tilted coordinate system, must understand this convenient but not necessary। तो यहाँ पर ये देखो, ये हमारे पास कंडीशंस है, ये हमारे पास क्या है, ये इंक्लाइन सरफेस है, ये एक ज़मीन के साथ एक पर्टिकुलर ये मतलब सरफेस है और यहाँ पर ज़मीन के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाती है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, या चीज़ों को मतलब ट्रक से या जहाज से नीचे लेके आते हैं या इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखें हम इसको नीचे ला रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको नीचे ला रहे हैं। तो यहाँ पर देखें वही कंडीशन है कि इस कंडीशन में देखें हॉरिजॉन्टल फोर्स की दो कंपोनेंट है, यहाँ पर देखिए हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है या इस पे फोर्स अप्लाई हो रही जो इसकी वेट है। तो जो वेट है इसका उसकी दो कंपोनेंट है, एक इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट है। एक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखें तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट बेसिकली बैलेंस द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक और ऑन द बॉडी। ठीक है, और जो मोशंस होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेट के जो मोशंस है दैट इज बिकॉज ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब जो मोशंस जिस फोर्स की वजह से होती है, जिस कंपोनेंट की वजह से होती है, वो मतलब क्या है, वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट according to Newton's second law the summation of forces should be equal to ma, and how to solve and how to resolve it into xy component and the tilted coordinate system, आपने कैसे उनको resolve करना है। so for that you have to look at the problem, यहाँ पर situations को आपने देखना होगा। you must understand this case to understand the case with the fractions। ठीक है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और इसको फ्रैक्शंस के केस के साथ लिंक करना है या उसके साथ ही अंडरस्टैंड करना है। सो बाय ज्योमेट्रीज द टू एंगल्स मार्क थीटा आर द सेम्स। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल्स है, ये वाले जो एंगल्स है या यहाँ पर ये जो एंगल्स बन रही है, ये क्या है, ये दोनों एंगल्स दे आर द सेम। सो द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी विच इज द मैस, मैस हमारे पास सॉरी जो वेट है, जो वेट है वो हमारे पास है बराबर है mg के। तो यहाँ पर बाय ट्रिग्नोमेट्री यू नो दैट कि ये हमारे पास क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इसके कंपोनेंट्स है, यहाँ पर इसमें कंपोनेंट्स को इसको कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। सो जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब इस कंडीशंस में हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दे आर बीन चेंज। ठीक है, सो इस कंडीशंस में जो कंपोनेंट है along द एक्स एक्सिस वो क्या है, वो है एफ जी साइन थीटा या एम जी साइन थीटा है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस केस में along द वाई एक्सिस वो हमारे पास है क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ जी कॉस थीटा या माइनस एम जी कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, मतलब आप कंपोनेंट ऑफ द फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसी को यूटिलाइज करके यू कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इसको समझा है, सो बाय यूटिलाइजिंग दिस यू कैन सॉल्व द एग्जांपल
that is sliding down the inclined plane. So again you have the examples, आपके पास एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में वही मैस है. बॉक्स ऑफ मैस m is placed on a smooth fractionless surface. ठीक है, ये एक फ्रैक्शनलेस सरफेस है. सो इंक्लाइन दैट मेक एन एंगल थीटा, एक एंगल थीटा ये बना रही है. ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर ये इंक्लाइन सरफेस है और ये एंगल थीटा ये बना रही है. सो हमने कैलकुलेट करना है क्या, यू हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉक्स. यहाँ पर आपने नॉर्मल फोर्स, बॉक्स पे जो नॉर्मल फोर्स है वो आपने कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पर देखें नॉर्मल फोर्स इज बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, प्री बॉडी डायग्राम है. सो वेरी सिंपल, नॉर्मल फोर्स बेसिकली नॉर्मल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेट. ठीक है, वेट की जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बैलेंस करती है नॉर्मल पे. सो आई थिंक दिस इज द नॉर्मल फोर्स. फिर क्या है, द बॉक्स एक्सेलरेशन, बॉक्स की एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो एट द एंड यू हैव टू इवैल्यूएट बोथ फ्रॉम m इज इक्वल, दोनों कंडीशंस के लिए आपने ये वैल्यूज यूज करनी है. मैथ हमारे पास 10 kg है और थीटा हमारे पास 30 डिग्री है. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.